हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड रूसो जे रूसो की सामान्य इच्छा की बात करते हैं। आज कोई साइंस की बात करते हैं। रूसो जे रूसो आपका जन्म दिन। रूसो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, जनरल विल का सिद्धांत है। उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्टैक्ट में हमारी जनरल विल का सिद्धांत दिया है कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयाँ थी उन सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रूसो ने इस जनरल विल का सिद्धांत दिया। और जनरल विल के सिद्धांत के माध्यम से रूसो सभी मनुष्यों को खुशहाली देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है, समानता देना चाहता है, जिससे कि वो खुशी रह सके। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं के जैसा एकांकी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, संपत्ति या परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्णिम दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कृषि का आविष्कारों के कारण, संपत्ति और तेरे मेरे के भाव का विकास होने के कारण उसके प्राकृतिक शांति में जीवन नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस असामान्य स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सही व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज को एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में रूसो सामाजिक समझौते के द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक मौलिक योगदान है। रूसो के इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने राजदर्शन में हलचल उत्पन्न कर दी। जॉनसन के अनुसार सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु अपितु वह अत्यंत मौलिक, दिलचस्प और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादित रहा होगा जितना सामान्य इच्छा का सिद्धांत रहा है। एक और तो लोकतंत्र के समर्थकों ने मुक्त हृदय से इसकी प्रशंसा की, स्वागत किया और प्रजातंत्र को आधार स्तंभ बनाया, और दूसरी तरफ निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार करना चालू कर दिया। अब समस्या आती है सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा क्या है? सारे मनुष्यों एक स्थान पर एकत्रित होकर के उन्होंने अपने समस्त अधिकार, सब व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार समाज को समर्पित कर दिए। जैसे हॉब्स के समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार एक व्यक्ति को समूह को समर्पित करते हैं।
लेकिन रूसों के सामरिक समझौते के अंतर्गत सभी व्यक्ति ने सभी को समर्पित किया है। अब आगे चलते हैं। मनुष्य के अंतर्गत दो तरह की इच्छा होती है। मनुष्य के अंदर दो तरह की इच्छा होती है। एक इच्छा होती है एक्चुअल इच्छा, एक्चुअल इसको बोलते हैं यथार्थ इच्छा, यथार्थ। दूसरी है रियल विल, इसको बोलते हैं ये दो तरह की इच्छा होती है। प्रत्येक मनुष्य में दो तरह की इच्छा होती है। एक एक्चुअल इच्छा होती है, वास्तविक इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा होती है। दूसरी आदर्श इच्छा होती है। ये जिसको रियल विल बोलते हैं, आदर्श इच्छा होती है। दो तरह की विल होती है। अब यथार्थ इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति वास्तव में जो चाहता है, व्यक्ति वास्तव में ये चाहता है कि मेरा ही भला हो, मेरे काम हो, मैं सुखी रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। ये उसकी एक यथार्थ इच्छा है उसकी। लेकिन सब सुखी रहे, सबको भला हो, ये उसकी एक आदर्श इच्छा है। ये उसकी आदर्श इच्छा है। इस तरह से अब सामान्य इच्छा, तीसरी जो बात आती है वो आती है सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा क्या है? आदर्श इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा कहते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति सब व्यक्तियों के भले की बात करता है, सब व्यक्तियों की खुशी की बात करता है, सब व्यक्तियों समाज के सब व्यक्तियों की प्रसन्नता की बात करता है। यह एक आदर्श सामान्य इच्छा ये है। सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं हो सकती, सामान्य इच्छा कभी टेम्परेरी नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों को स्थायी सुख की बात करती है। और ये बात इसलिए कहा है सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है। इस तरह सामान्य इच्छा को समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विश्लेषण का समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार से विचार इच्छा उसके हृदय में चलती रहती है। मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और दूसरा आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा के अंतर्गत रूसो द्वारा विशेष अर्थ दिए गए हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य को यथार्थ इच्छाओं का स्वार्थ प्रधान रहता है। वह व्यक्ति की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है। स्वार्थ और व्यक्ति हित की दृष्टि से रहती हैं और सामाजिक हित का विचार नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है। वह इससे समाज को पहुंचने वाली हानि को कभी नहीं देखता है। संक्षेप में यथार्थ इच्छा संकुचित है, अविवेकपूर्ण है, अस्थायी है, क्षणिक इच्छा है। आशीर्वादों के अनुसार यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक है, तुच्छ इच्छा है, संकीर्ण और स्व विरोधी है। सामान्य इच्छा व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मानता है सब मनुष्यों, सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामाजिक हित हो वो सामान्य इच्छा है। ये सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बोसाके ने लिखा है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक और सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का योग है, ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित है। ग्रीन के अनुसार सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वेपर के अनुसार सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई करना है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई की आवाज़ उठाती है। सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, अतः यह भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है।
किसी इच्छा को सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और इसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा वह सामान्य हित की बात होनी चाहिए। तो इसकी जो जानने की बात निकल आती है पहली इच्छा भी है ऐसी, वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो। सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो। दूसरी यह है उसका जो कंसर्न है सामान्य हित का कंसर्न होना चाहिए। सामान्य हित का कंसर्न होना चाहिए। दो इसके बिंदु निकल के आते हैं सामान्य इच्छा के। पहला है सामान्य व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा है वो सामान्य हित से कंसर्न होना चाहिए, सामान्य से संबंधित होनी चाहिए। सामान्य इच्छा का निर्माण के संबंध में रूसों ने माना है प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार की इच्छाएं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा होती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि वह समाज सभ्य और अपने नागरिकों की भावना मौजूद है तो व्यक्तियों की इच्छा में स्वार्थ तत्व एक दूसरे से नष्ट हो जाते हैं और ऐसा करने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ और सामाजिक इच्छा में प्राय विरोध रहता है। जब स्वार्थ इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो शेष सामाजिक इच्छाएं शेष रह जाती हैं। इस व्यक्तियों में सामान्य इच्छा के मिश्रण को सामान्य इच्छा का निर्माण कहा है। सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। उद्गम की दृष्टि से इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। क्षेत्र की दृष्टि से अपने राज्य के समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। ध्येय की दृष्टि से ये समाज के हित के अनुकूल भी होनी चाहिए। आगे हम इसका जो विश्लेषण करते हैं, सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं है। नंबर एक आती है यहाँ पर, सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। नंबर दूसरा विश्लेषण आता है, सामान्य इच्छा सर्वसम्मति की भी इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा लोकमत नहीं है। सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा लोकमत नहीं है। इस तरह से रूसों ने इन सब को अलग अलग करके बताने का प्रयास किया है। रूसों की सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या का कोई मूल्य नहीं है, वह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करते हैं तो इस कार्य को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जा सकता है। सामान्य इच्छा सर्वसम्मति की इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसों ने लिखा है, प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक होता है जबकि द्वितीय का लक्ष्य व्यक्तिगत होता है। सर्वसम्मति या सब व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समाज के कल्याण से ही संबंधित होती है। सामान्य इच्छा लोकमत भी नहीं है। सामान्य इच्छा लोकमत को भी नहीं, लोकमत एक नहीं है। लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित में न हो, पर सामान्य इच्छा सदा समाज के स्थायी हित
का ही प्रतिनिधित्व करती है। समाचार पत्र, रेडियो और प्रचार साधनों द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं हो सकती है। इस तरह से सामान्य इच्छा, बहुमत की इच्छा सब अलग कंसेप्ट है, अलग धारणा है। अब सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में हम लिख लेते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषता, सामान्य इच्छा की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छाओं की विशेषता के संबंध में यह माना जा सकता है कि ये विशेषताएं कुछ इस तरह भी हो सकती हैं, ये विशेषता कुछ इस तरह की हो सकती हैं। अखंड संपूर्णता, नंबर 1 अखंडता, नंबर 2 संपूर्णता, नंबर 3 अधेयता, नंबर 4 है अप्रतिनिधित्व, स्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित, कानून द्वारा अभिव्यक्त और माता निरंकुशता। इस तरह से दूसरों की सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं हैं वो है अद्वैत, अखंडता। इसको सामान्य इच्छा को खंडित नहीं किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। सामान्य इच्छा संप्रभु संपन्न है, संपूर्णता सामान्य इच्छा में निहित करती है। सामान्य इच्छा अदेय है, वो किसी को दी नहीं जा सकती है। सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व है, सामान्य इच्छा किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकती है। स्थायी, वो पूरी तरह से स्थायी, सामान्य इच्छा स्थायी की बात करती है। सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करती है। सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होना चाहिए, विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा कानून के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सामान्य इच्छा एक निरंकुशता का गुण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में सामान्य इच्छा के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, सामान्य इच्छा को छोड़ नहीं सकता, सामान्य इच्छा से बाहर नहीं निकल सकता कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में। इस तरह से इसको माना जा सकता है। यहाँ पर अखंडता का जो संबंध है, सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती है। एक एकत्ववादी होगी, राज्य की एकता के सूत्र में परोती है। सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसको स्थिर रखती है। संप्रभुता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार का दैवीय या प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है। यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है और नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। और रूसों के शब्दों में, जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता है या आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज को बाध्य किया जा सकता है, और इसका अर्थ उससे कुछ नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अदेय है, सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात ये इच्छा किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता,
उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे ही संपूर्णता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। अप्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है, जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसके अनुसार संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचन के बाद जनता दास और नग्न बन जाती है। परंतु रूसो अपने पृथक लोकतंत्र का उपासक है। इसमें वह स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की स्थायी भावात्मक आवेश या सनक का परिणाम नहीं। सामान्य इच्छा मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति है, विवेक का परिणाम है और मनुष्य के विवेक पर आधारित होने के कारण इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा की यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो लोक कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न करके संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। विवेक पर आधारित सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावना पर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है। वह हमेशा उचित और सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। कानून द्वारा व्यक्त रूसो को सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश भी होती है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का किसी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी आज्ञाओं का पालन सबके लिए करना है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की विशेषताओं में सामान्य इच्छा की धारणा प्रवृत्ति को समझने के लिए विशेषताओं का भी हो सकता है। राजनीतिक संगठन राज्य को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए, अतः उसके सर्वयामों को अभी एकता होनी चाहिए। वह राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, उसकी अपनी इच्छा होती है, यह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह सब कानून और सब विधियों का मूल स्रोत है। वह अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और न्याय का निर्धारण करती है। यह सदैव सही और सार्वजनिक हित की पोषण करने वाली होती है। सामान्य इच्छा ही उस समाज राज्य की संपूर्ण होने के कारण सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों द्वारा पालन करना आवश्यक है, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानी जा सकती है। सामान्य इच्छा की इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ लोग सामान्य इच्छा की आलोचना भी करते हैं। सामान्य इच्छा की निरंकुश है, अव्यक्त है, काल्पनिक इस तरह की बातें भी करते हैं। सामान्य इच्छा की आलोचना सामान्य इच्छा की आलोचना सामान्य इच्छा की आलोचना भी कुछ विचारक इस तरह से करते हैं, जिससे कि इसमें ये माना जा सकता है सिद्धांत की अस्पष्टता। अस्पष्टता नंबर 2 है। काल्पनिक भेद पुस्तक
काव्यहित की है। ये कोई प्रश्न साथ में प्रजातंत्र में समावेश है। तो यहाँ पर लोग सामयिच्छा की आलोचना की बात की जाती है। कुछ कुछ विचारक सामयिच्छा की आलोचना भी करते हैं। रूसो के सामयिच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के सर्वाधिक विवादित विषयों में से एक रहा है। इस सिद्धांत का गंभीर दूत इस प्रकार माने जा सकते हैं। सिद्धांत की में अस्पष्टता है। सामयिच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। कभी रूसो कहता है सामयिच्छा और कभी सभी की इच्छा में महान अंतर है। कभी कभी कहीं कहीं पर उसने बहुमत की इच्छा को ही सामयिच्छा मान लिया है। बहुत कुछ तो रूसो ने भाव आवेश में आकर लिख दिया है, उत्तर की दृष्टि से युक्त संगत नहीं है। अतः सामयिच्छा के सिद्धांत में पग पग पर अस्पष्टता, विरोधाभास, अंतर्विरोध दिखाई देता है। सामयिच्छा अनैतिक है और काल्पनिक है। रूसो की सामयिच्छा उसकी काल्पनिक उड़ान है और इतिहास में इस प्रकार की समझौते का वर्णन नहीं मिलता है जैसा रूसो ने चित्रण किया है। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छाओं में काल्पनिक भेद है। रूसो ने सामान्य व्यक्ति की इच्छाओं के दो भागों में बांटता है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार विभाजन संभव नहीं है। व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल और पूर्ण अविभाज्य समष्टि है कि विभाजन संभव नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा अधिनायक तथा सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। रूसो कहता है कानून इन सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्य इच्छा का कोई व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा के नाम पर शासक द्वारा व्यक्ति पर मनमाने अत्याचार किए जा सकते हैं। रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सिरविहीन लेवियतन है। सामान्य सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है। सामान्य इच्छा का विचार सार्वजनिक हित के विचार पर आधारित है, लेकिन सार्वजनिक हित की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। इन दिनों को तानाशाह अपने कार्यों को सार्वजनिक हित के नाम पर उचित ठहराता है। सामान्य इच्छा व्यक्ति के महत्व को नष्ट कर देती है। सामान्य इच्छा से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। सामान्य इच्छा के सामने व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। रूसो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करने वाले को पालन करने के लिए बाध्य करता है। स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना एक विचित्र तर्क है। इस प्रकार का तर्क शेवाइन ने लिखा है। रूसो के दर्शन में, उसके बाद हीगल के दर्शन में भी संदिग्ध शब्द जाल के साथ खतरनाक परीक्षण करता है। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा प्रजातंत्र में संभव नहीं है। रूसो का विचार सामान्य इच्छा को सिद्ध करने के लिए सभी व्यक्तियों के द्वारा पृथक रूप से संपूर्णता के प्रयोग में सक्रिय भाग लेना चाहिए। ईश्वर का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव हो, लेकिन आधुनिक राज्य में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में कतई संभव नहीं हो सकता। रूसो द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का यह तिरस्कार अंतिम रूप से लोकतंत्र का ही तिरस्कार हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व शासन ही